कल वाले लेक्चर में कुछ पूछना है? क्लास के बारे में कल मैंने आपको बताया था। क्लास क्लास नेम, डाटा मेंबर्स, फंक्शन मेंबर्स। ठीक है। अब मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आज इसमें, प्राइवेट और पब्लिक। ये मेन है। एक तो बेटा आप ये समझो कि दिस इज बॉडी ऑफ क्लास। क्लास लिख लो, क्लास डेफिनेशन लिख लो, बॉडी ऑफ क्लास डेफिनेशन। ओपनिंग करली ब्रेसेस से लेकर क्लोजिंग करली ब्रेसेस तक जो बीच में जितना भी एरिया है वो इसकी बॉडी कहलाएगी। ठीक है। इसकी बॉडी के अंदर हमें क्या मिलेंगे? मेंबर्स मिलेंगे, मेंबर्स कहेंगे हम उनको। और वो मेंबर दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो डाटा मेंबर होंगे या फंक्शन मेंबर होंगे। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं विजिबिलिटी। प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट एंड पब्लिक। विजिबिलिटी का मतलब समझो क्या है? विजिबिलिटी, विजिबिलिटी का मतलब है कि भाई आप उसको देख सकते हो या नहीं, आपको वो चीज दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। तो अब इस क्लास की डेफिनेशन के अंदर जो मेंबर्स हैं, चाहे वो डाटा मेंबर हैं चाहे पब्लिक मेंबर हैं, हम उनको देखना चाहते हैं। अगर तो वो हमको दिखाई दे जाएं तो हम वहां तक पहुंच भी जाएंगे, फिर तो हम उनकी वैल्यू को सेट भी कर देंगे, उनकी वैल्यू को रीड भी कर लेंगे। लेकिन अगर वो हमको दिखाई ही नहीं देंगे कि भाई वो कहाँ स्टोर्ड हैं, उनकी लोकेशन क्या है, तो फिर हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? ठीक है। तो क्लास में जो मेंबर्स होंगे उनकी विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होगी। प्राइवेट होने का मतलब ये है कि क्लास डेफिनेशन का ये जो बॉडी है, ये जो एरिया है, इस एरिया के बाहर ये मेन आ गया, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में हम इन मेंबर्स को देख ही नहीं पाएंगे। एक्सेस करना मतलब एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें उनकी लोकेशन ही नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। ठीक है। तो ये एक इसकी अच्छी बात है क्लास की। इससे क्या होगा कि ये जो डाटा मेंबर्स हैं, जो डाटा है हमारा, वो सिक्योर हो गया, वो प्रोटेक्ट हो गया, प्रोटेक्शन मिल गई उसको कि भाई अननेसेसरी ही कोई वहां जाकर उस डाटा वैल्यू को चेंज ना कर दे। लेकिन उसके साथ साथ फंक्शन भी प्राइवेट हो गए, फंक्शन भी नहीं दिख पाएंगे। फंक्शन बेसिकली क्या काम कर रहे हैं? फंक्शन एक इंटरफेस का काम करेंगे। इंटरफेस का मतलब ये हुआ कि ये एक एजेंट का काम करेंगे कि भाई तुमने अगर इस डाटा से कुछ लेन देन करना है तो मुझे बताओ, वैल्यू सेट करवानी है, वैल्यू देनी है तो भाई मुझे दो, मैं जाके कर दूंगा वैल्यू सेट। पढ़नी है वैल्यू तो मुझे बताओ, मैं देख के बताऊंगा क्या वैल्यू है, तुम सीधा नहीं जा सकते। तो फंक्शन का जो मेन काम है वो एक इंटरफेस का काम करते हैं फंक्शन।
तो इंटरफेस को यूज करने के लिए, इंटरफेस को एक्सेस करने के लिए हमें फंक्शन को एक्सेस करना पड़ेगा, लेकिन ये तो फंक्शन भी प्राइवेट सेक्शन में आ गए। तो अब हम क्या करते हैं कि एक दूसरा सेक्शन है पब्लिक। अगर हम फंक्शंस को पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर कर दें या फंक्शन की जो विजिबिलिटी है वो पब्लिक कर दें, तो फिर पब्लिक का मतलब ये है कि जिस बॉडी में वो डिफाइन किया है, इंट्रोड्यूस किया है, लिखा है, उस बॉडी के बाहर भी वो विजिबल होगा, उसको देख पाएंगे, उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं अब क्या करता हूं कि ये जो क्लास का फ्रेम है, ये आपको टेम्पलेट, एक मॉडल समझा रहा हूं मैं क्लास का। तो मैं इस क्लास के मॉडल में एक रूल बनाता हूं कि भाई जो डाटा तो होगा वो तो मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, वो तो मैं प्राइवेट सेक्शन में रखूंगा, और जो फंक्शन होंगे वो एक इंटरफेस का काम करवाना है, बाहर वाले बंदे उसको यूज कर पाएं, तो भाई उसको मैं पब्लिक सेक्शन में रखूंगा। तो मैं फंक्शन की डेफिनेशन लिखने से पहले एक पब्लिक कीवर्ड कॉलन लगाकर, पब्लिक के बाद कॉलन, तो वो मैं लिख दूंगा, उससे उनकी विजिबिलिटी चेंज हो जाएगी। डाटा मेंबर से पहले मैंने प्राइवेट नहीं लिखा, आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखते तो इसके लिए कोई एक्सक्लूसिवली टर्म लिखी नहीं गई, तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट माना जाएगा और ये बाहर से एक्सेस नहीं हो पाएगा। आप ये पब्लिक है, प्राइवेट है, आपने यहाँ पर पब्लिक लिख दिया, इसके बाद 2-3 फंक्शन या कुछ भी मेंबर डिफाइन कर दिए, उसके बाद आप फिर, क्योंकि पब्लिक लिखने का मतलब ये है कि पब्लिक के आगे का सारा मटेरियल पब्लिक रहेगा, आप उसको दोबारा से चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर प्राइवेट लिख दो, प्राइवेट लिखने का मतलब है कि इसके बाद जो कुछ लिखोगे वो प्राइवेट रहेगा, उसके बाद पब्लिक लिख दो, पब्लिक का मतलब कि उसके बाद लिखा हुआ जो मटेरियल है वो पब्लिक हो जाएगा। तो आप जितना चाहो पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट मल्टीपल यूज कर सकते हो, लेकिन उसका फायदा नहीं है कोई। भाई हमने जितना मामला प्राइवेट में डालना है तो भाई वो एक बार ही प्राइवेट में डाल देंगे, ऊपर लिख देंगे, ओपन में लिख देंगे, ओपन का मतलब वो प्राइवेट ही माना जाएगा। और जितना पब्लिक में रखना है तो एक बार पब्लिक कीवर्ड लिखकर वो सारा का सारा उसके नीचे पब्लिक में लिख देंगे। तो ये हमारा क्लास को लिखने का एक सिस्टम रहेगा, ठीक है। अब मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था एक, उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे। आ जाओ बेटा। वो एग्जांपल था रैशनल नंबर वाला। क्लास का नाम रैट रखा था, थोड़ा छोटा कर देता हूं उसको। अब यहां पे मैंने जो एक नई डाटा टाइप बना रहा हूं ना मैं, आप इसको समझो कि आप क्लास लिखोगे कैसे, क्या लिखना होगा उस क्लास में, उसका जो स्ट्रक्चर लिखना होगा, तो वो हमने क्या लिखना है। कल प्रैक्टिकल करते हुए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था कि अगर हमने 2 नंबर ऐड करने हैं, 2 रैशनल, तो फिर हमें 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लिखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है, जो हम क्लास बना रहे हैं, नई क्लास, नई डाटा टाइप को डिफाइन कर रहे हैं, तो वो एक सिंगल एंटिटी की ही डेफिनेशन करनी है, सिंगल एंटिटी की, उसकी सिंगल पीस में जितने डाटा एलिमेंट की ज़रूरत है एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए, तो सिर्फ उतना ही लिखना है। आप कहो जो मैंने 2 नंबर ऐड करने थे तो मुझे 2 बार लिखना पड़ेगा, मतलब क्लास की डेफिनेशन में नहीं लिखना, वो उसका अलग तरीका है, वो आगे मैं कराऊंगा। तो क्लास डेफिनेशन, कोई भी क्लास आप बनाओ, उस क्लास के जो डाटा एलिमेंट हैं, जो डाटा स्ट्रक्चर है, एक यूनिट का स्ट्रक्चर कैसा है, सिर्फ वो ही लिखना है इसमें। तो एक यूनिट, एक रैशनल नंबर का स्ट्रक्चर क्या है कि भाई उसमें एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो मैं यहाँ पर एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर इतना ही लिखूंगा, दोनों इंटीजर टाइप के होंगे।
इंट n और d। अब मैं पब्लिक सेक्शन डिक्लेयर करता हूं, क्योंकि डाटा तो मेरा सिर्फ इतना ही है। उसका जो स्ट्रक्चर है रैशनल नंबर का, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, वो मैंने प्राइवेट में डाल दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मैं पब्लिक सेक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं। पब्लिक सेक्शन में दो फंक्शन तो हमें हर क्लास में वो बनाने पड़ेंगे, जो एक फंक्शन तो डाटा की वैल्यू वहां पे सेट कर दे उन एलिमेंट्स में, डाटा एलिमेंट्स में, और एक फंक्शन जो उनकी वैल्यू को पढ़ के हमें बता दे। तो दो फंक्शन तो फिक्स हैं, कल मैंने दोनों फंक्शन लिख दिए थे, तो वो फंक्शन तो मैं लिखूंगा ही। उसके बाद फिर हम एक और फंक्शन यूज करेंगे जो कि एडिशन करने का काम करेगा। तो दो फंक्शन मैं लिखता हूं, void सेट भी था, void ये कल वाला फंक्शन लिखा हुआ है, मैं सिर्फ सी इन करवा देता हूं n और d। ये टर्मिनेशन का सिंबल आप लगा दोगे, क्योंकि ये क्लास की डेफिनेशन ही चल रही है अभी तक। तो क्लास डेफिनेशन के अंदर जितने भी मेंबर आप लिख रहे हो, वो सारे मेंबर टर्मिनेशन से टर्मिनेट होंगे, सेमीकोलन से टर्मिनेट होंगे। तो ये वाला जो डाटा मेंबर था फंक्शन सेट भी, इसको हमने टर्मिनेशन से सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया। दूसरा फंक्शन void शो भी था, void सी आउट है बेटा। हाँ, नेम कुछ भी दे सकते हो, ये कोई सेट भी और शो भी कोई फिक्स नहीं है, ये कोई कीवर्ड नहीं है, ये आपके देने वाले नाम हैं। फंक्शन को जो चाहो नाम, फंक्शन को जो चाहो नाम दे सकते हो, वेरिएबल्स को जो चाहो नाम दे सकते हो। सिर्फ जो नेमिंग की कन्वेंशन है, जो रूल्स हैं, वो फॉलो होने चाहिए। भाई कोई कीवर्ड नहीं दे सकते, नेम जो है वो किसी डिजिट से या वो अंडरस्कोर से शुरू नहीं हो सकता। वो नेमिंग के जो रूल हैं शुरू में सी में किए थे आपने, वही रूल एप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा आप जो अपनी इच्छा का नाम है वो दे सकते हो। सी आउट n स्लैश d, ये दूसरा फंक्शन हो गया। दो फंक्शन हो गए, वैल्यू को सेट करने के लिए, वैल्यू को रीड करने के लिए, शो करवाने के लिए। अब मैं ये दोनों फंक्शन दोबारा वापस रब कर देता हूं, क्योंकि तीसरा फंक्शन मैंने लिखना है ऐड का। अब देखो, ऐड का फंक्शन मैंने लिखना है। ऐड का फंक्शन क्या काम करेगा? ऐड का फंक्शन दो रैशनल नंबर की एडिशन करेगा, और एडिशन करने के बाद रिजल्ट कैसा देगा? रैशनल नंबर ही आएगा एक रिजल्ट। दो रैशनल नंबर ऐड करोगे तो रिजल्ट में आपको रैशनल ही मिलेगा, एक न्यूमरेटर मिलेगा, एक डिनोमिनेटर मिलेगा। सो दैट इज ए रैशनल नंबर। तो मैं अब जो एडिशन का फंक्शन बनाऊंगा, वो फंक्शन कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा? रैशनल टाइप की वैल्यू। तो रैशनल वाली क्लास तो मैं बना ही रहा हूं, ये डिफाइन हो चुकी है, इसकी इंट्रोडक्शन हो चुकी है, उसके अंदर ही मैं फंक्शन बना रहा हूं। तो इसके अंदर या इसके बाद अगर मैं इसका नाम यूज करता हूं तो वो वैलिड होगा। तो मैं अब इस रैट का यूज कर रहा हूं रिटर्न टाइप बताने के लिए। फंक्शन की रिटर्न टाइप कैसी होगी? रैट। ठीक है, अब फंक्शन का नाम लिखना है। फंक्शन का नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, ऐड लिख दो, रैट ऐड। अब आप यहां देखो,
अब आप इस फंक्शन को दो तरीकों से बना सकते हो। एक तरीका तो ये है कि इस फंक्शन को कोई ऑब्जेक्ट कॉल करेगी, वो एक मिनट आगे मैं एक बार लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। that are that output dot n इज इक्वल टू न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर क्या होगा? R/S P प्लस QR। एक का न्यूमरेटर दूसरे का डिनोमिनेटर, एक का डिनोमिनेटर दूसरे का न्यूमरेटर। तो रिजल्ट न्यूमरेटर मैं क्या चाहता हूँ कि एक का तो न्यूमरेटर n, उसके साथ r डॉट d, ये मैं समझाता हूँ आपको, प्लस d इंटू r डॉट n और आउटपुट डॉट d, ये दोनों का डिनोमिनेटर d स्टार r डॉट d। रिटर्न आउटपुट। ये ऐड फंक्शन मैंने लिखा है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ये कैसे मैंने n लगा दिया, r डॉट डी लगा दिया, n का मतलब क्या है, r डॉट डी का मतलब क्या है, ये मैं अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यही एक मॉडल को, क्लास के मॉडल को, ऑब्जेक्ट के मॉडल को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देगा। इसको मैं स्क्रीन पे ही रखता हूं। ये मैंने मेंबर फंक्शन क्लास की डेफिनेशन में लिख चुका हूं, क्लास की डेफिनेशन पहले लिख चुका हूं। अब मैं मेन फंक्शन लिख रहा हूं। मेन में मैं रैट टाइप के R1, R2, R3, ठीक है, तीन रैशनल नंबर, रैशनल वेरिएबल, या इनको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कल समझाया था मैंने कि ये जो क्लास के जो इंस्टेंसेस होते हैं इनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो तीन ऑब्जेक्ट R1, R2, R3 मैंने क्रिएट कर दिए। अब इनकी क्रिएशन के टाइम क्या होगा, एक तो आप ये समझो, मेमोरी में जैसे इंट आई स्टेटमेंट लिखने से आई के लिए स्पेस एलोकेट रिजर्व हो जाता था, उसी तरीके से रैट R1, R2, R3 लिखने से तीन स्पेस रिजर्व हो जाएंगे। एक स्पेस R1 के लिए, दूसरा स्पेस R2 के लिए, तीसरा स्पेस R3 के लिए। और उन स्पेसिस में जो स्ट्रक्चर है उनके लिए भी रूम बन जाएंगे। मतलब ये तो तीन कोठियां बन गई, ये कोठी R1 की है, ये कोठी R2 की है और ये कोठी R3 की है। इस कोठी का नक्शा कैसा होगा? दो इंटीजर वेरिएबल स्टोर हो जाएं उसमें, तो उनके लिए
उतनी जगह इनके अंदर रिजर्व हो जाएगी। मतलब कि अगर इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है तो ये वाले जो 3 कोठियां हैं, 3 प्लाट हैं, कितने कितने साइज के कट जाएंगे? 4-4 बाइट के कट जाएंगे। 2 बाइट n के लिए और 2 बाइट d के लिए। ऐसे ही इसका भी n और d, इसका भी n और d। इन तीनों के ये जो 2-2 कमरे बने हुए हैं तीनों में, इन कमरों के नाम सेम रहेंगे। n और d कहाँ से आए हैं इनके नाम? जो मैंने क्लास की डेफिनेशन में डाटा मेंबर्स को दिए थे, नाम उनके वही रहेंगे, कमरों के नाम। तो रैट R1, R2, R3 करने से मेमोरी में इतना काम हो गया। अब मैं R1 डॉट सेट भी करता हूँ, R2 डॉट सेट भी करता हूँ। दो जो ऑब्जेक्ट हैं R1 और R2, इनकी वैल्यू मैंने सेट करवा दी। सेट भी फंक्शन को कॉल किया। क्यों, कैसे एक्सेस हो जाएगा ये? क्योंकि सेट भी फंक्शन पब्लिक सेक्शन में मैंने डिक्लेयर किया था। तो पब्लिक सेक्शन वाला जो मेंबर होगा उसको हम बाहर, उसके डेफिनेशन एरिया से बाहर भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए R1 डॉट सेट भी और R2 डॉट सेट भी कॉल हो जाएगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ ये देखो कि अगर इस सेट भी फंक्शन को, फंक्शन तो एक ही है सेट भी, अगर उस फंक्शन को R1 ऑब्जेक्ट कॉल करती है तो फिर वो R1 के घर में नौकर हो जाएगा। अगर उसको R2 ऑब्जेक्ट बुलाती है कि आ भाई मेरे घर में सर्विस करनी है तेने, तो फिर वो R2 के घर का नौकर हो जाएगा। जिस भी घर का नौकर होगा उनके कमरों को वो उनके नाम से डायरेक्ट बुलाएगा। जिस भी घर का नौकर होगा उसके जो कमरे हैं, नाम तो सभी कमरों के n और d हैं। तो R1 अगर सेट भी फंक्शन को कॉल करता है तो सेट भी फंक्शन को कॉल करने पे आप जरा उसका कोड देखो, सेट भी फंक्शन की कोडिंग देखो, डेफिनेशन। सेट भी फंक्शन में क्या डेफिनेशन लिखी है? हाँ, सी आउट हो गया। सी इन क्या लिखा है? प्लेन n लिखा है। तो वो n किसको मानेगा भाई? n से सी इन n लिखी है स्टेटमेंट, सी इन n लिखी थी सेट भी फंक्शन में, सी इन n लिखी थी। अब कौन से वाली ऑब्जेक्ट ने उसको कॉल किया? R1 ने। वो R1 के घर का नौकर हो गया और सी इन n आ रहा है। तो जो डाटा वैल्यू आ रही है वो उसको कह रहे हैं भाई n में स्टोर कर दे। n उसको कौन सा दिखाई देगा? R1 वाला, तो यहां स्टोर कर देगा। फिर हमने कहा सी इन d, तो हमने जो वैल्यू डाली वो d में स्टोर करनी है। d उसको कौन सा दिखाई देगा? R1 वाला, तो यहां स्टोर कर देगा। लेकिन उसी फंक्शन को जब R2 बुलाएगी ऑब्जेक्ट, तो भाई फिर ये R2 के घर का नौकर हो जाएगा। फंक्शन वही है, स्टेटमेंट वही चलेगी, सी इन n। तो n अब उसको कौन सा दिखाई देगा? R2 वाला दिखाई देगा। d कौन सा दिखाई देगा? R2 वाला दिखाई देगा। तो इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल करती है वही उसी ऑब्जेक्ट के घर में वो फंक्शन सर्विस दे देता है। ये जितने फंक्शन आप क्लास में लिखते हो, बनाते हो, डिफाइन करते हो, ये सारे फंक्शन नौकर हैं। और ये जो आप R1, R2, R3 बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो, भाई ये तो राजा के लड़के हैं, राजकुमार हैं, राजे हैं ये तो जो भी राजा नौकर को बुलाएगा भाई नौकर तो उसी के घर की चाकरी करेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो अब मैंने R1 और R2 के घर में वैल्यू सेट करवा दी। अब मैंने इन दोनों को जोड़ना है। अब कैसे जोड़ूंगा भाई मैं? अगर दो इंटीजर वेरिएबल होते तो मैं लिख देता i प्लस जे। इसमें भी R1 प्लस R2 कर सकते हैं, करेंगे, आगे आ जाएगा वो। अभी मैं
इस एक फंक्शन का यूज करूंगा, ऐड फंक्शन का। लेकिन ये कहाँ फंस गया? तो ऐड एक मेंबर फंक्शन मैंने बनाया हुआ था और मैं ऐड फंक्शन की मदद से इस R1 और R2 को जोड़ना चाहता हूं, यही मेरा मकसद है। और रिजल्ट किस में डालना चाहता हूं? R3 में। तो मैं यहां पर R3 इज इक्वल टू R1 डॉट ऐड R2 ऐसा लिखता हूं। अब इसके लिखने से क्या होगा और क्या इसका एनालिसिस है वो मैं आपको समझा देता हूं। ये दो ऑब्जेक्ट हैं R1 और R2, इनको जोड़ना है, ये मेरा मकसद है। अब इनको जोड़ने के लिए, क्योंकि इसका एल्गोरिथम है एक जोड़ने का, दो रैशनल नंबर को ऐड करने का एक प्रोसीजर है, तो वो प्रोसीजर मैंने लिख दिया, मेंबर फंक्शन में लिख दिया, क्लास के मेंबर फंक्शन में। उस मेंबर फंक्शन का नाम दे दिया मैंने, ऐड दे दिया, कोई भी नाम दे दो, ऐड दे दिया मैंने नाम। तो ये फंक्शन उन दो ऑब्जेक्ट को, रैशनल नंबर्स को जोड़ देगा। लेकिन इसको ये फंक्शन चले, एग्जीक्यूट हो, इसके लिए जरूरी क्या है कि भाई इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, कॉल करवाएंगे तभी तो वो चलेगा। तो कॉल कैसे होगा? कॉल कैसे होगा? क्योंकि ये फंक्शन पब्लिक सेक्शन में लिखा हुआ है तो कॉल तो हो सकता है, तो लेकिन कॉल होने के लिए ऑब्जेक्ट की मदद से ही कॉल होगा, डॉट ऑपरेटर लगाकर कॉल होगा। तो मैं अब इसको एक ऑब्जेक्ट के मदद से डॉट ऑपरेटर लगाकर कॉल कर लेता हूं। मैंने R1 ऑब्जेक्ट की मदद से इस ऐड फंक्शन को कॉल कर लिया, लेकिन ये फंक्शन मांगता है एक रैशनल टाइप की ही एक ऑब्जेक्ट इनपुट के तौर पे। तो मैंने इसको रैशनल टाइप की ही ऑब्जेक्ट R2 एज आर्ग्यूमेंट पास ऑन कर दी। अब इस फंक्शन ने कैसे खेलना है? एक तो ऑब्जेक्ट है कॉलिंग ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट है एज इनपुट आर्ग्यूमेंट के तौर पे, पैरामीटर की वैल्यू के तौर पे, आर्ग्यूमेंट के तौर पे आई हुई। दो ऑब्जेक्ट इसके पास आ गई। जो ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रही है उसके घर का तो नौकर है ये। कौन सी ऑब्जेक्ट कॉल कर रही है? R1। तो R1 के घर का तो नौकर है। तो अगर इसको, मतलब इस फंक्शन को, ऐड फंक्शन को, अगर इसको कहीं पर ओपन n मिलेगा तो भाई ये किसका कहाँ जाएगा? R1 के n पे जाएगा। ओपन d मिलेगा तो कहाँ जाएगा? R1 के d पे जाएगा। क्लियर हो गया? कॉलिंग ऑब्जेक्ट के घर में जाएगा। ओपन उसको बोलते हैं बेयर, बेयर वेरिएबल नेम, खाली वेरिएबल नेम बिना कोई डॉट ऑपरेटर लगाए। तो अगर खाली n और d मिलेंगे तो ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट वाले घर में चला जाएगा क्योंकि उसी के घर का नौकर है। ठीक है। अब दूसरी ऑब्जेक्ट जो R2 है, इसका देखो क्या हो रहा है। हमने यहां पर R2 को पास ऑन किया। इस R2 ऑब्जेक्ट को किसने रिसीव किया? R नाम के एक लोकल वेरिएबल ने, जो हेडर में हमने नाम लिखा है, यहां पर कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो R2 ऑब्जेक्ट पास हो जाएगी और R नाम का बर्तन, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? वैसा ही है, रैशनल टाइप का ही है। तो उसके बर्तन में R2 ऑब्जेक्ट की वैल्यूज आ जाएंगी। मतलब इसके n में R2 के n की वैल्यू आ जाएगी और इसके d में R2 के d की वैल्यू आ जाएगी। अब R2 वाली वैल्यू R में आ चुकी है। मतलब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो एक वेरिएबल R नाम का और बन जाएगा। उसके बाद एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट, वेरिएबल बोल रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट है ये, तो एक ऑब्जेक्ट रेट आउटपुट, आउटपुट के नाम से
एक ऑब्जेक्ट मैंने और बना दी इसी फंक्शन के अंदर। अब ये दो ऑब्जेक्ट बन चुकी हैं। आर ऑब्जेक्ट के अंदर तो R2 का माल आ चुका है, R2 का n यहां आ गया, R2 का d यहां आ गया। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। आउटपुट का डॉट n, आउटपुट का डॉट n, ये इसकी वैल्यू मैं क्या कर रहा हूं, n स्टार r डॉट d। n क्या है, R1 का n। R1 का कैसे है भाई, क्योंकि जिसके घर का नौकर है उसी के घर का n लेगा। किसके घर का नौकर है, जिसने उसको कॉल किया है। कॉल किसने किया है, R1 ने किया है। तो R1 का n तो ये हो गया, स्टार मल्टीप्लिकेशन R डॉट d। R क्या है, R ये है। R क्या था भाई, R2 का मटेरियल R में आ गया था, तो R2 का d। तो n का R1 का n और R2 का d, यही हम चाहते थे। तो ये हो गया प्लस d, n का d और R2 का n, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद रिजल्ट कहाँ ले लिया हमने, आउटपुट के n में ले लिया। आउटपुट के n में आ गया रिजल्ट। ऐसे ही आउटपुट के d में d स्टार r डॉट d, d जो है R1 का d है और r डॉट d जो है R2 का d है। उन दोनों की प्रोडक्ट कर दी और वो आ गया आउटपुट के d में। तो मेरा रिजल्ट अब आ चुका है और वो इस आउटपुट में पड़ा है। अब अगर मैं इसको रिटर्न करवा दूंगा फंक्शन के आउटपुट के तौर पे, तो रिटर्न आउटपुट लिख दूंगा और वो फंक्शन रिटर्न कर देगा वैल्यू। तो रिटर्न करने के बाद अब यहां देखो क्या हो रहा है। R1 ने ऐड फंक्शन कॉल किया और R2 को एज इनपुट पास ऑन करवा लिया और अंदर इनके साथ ये कार्रवाई हो गई। होने के बाद रिटर्न हो गया आउटपुट, रिजल्ट आउटपुट हो गया। तो ये ऐड फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने के बाद इसकी जगह पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, आउटपुट नाम की ऑब्जेक्ट अपनी वैल्यू के साथ सब्स्टिट्यूट हो गई। वो फिर असाइनमेंट ऑपरेशन लगकर आउटपुट वाली जो वैल्यूज थी वो किस में चली जाएंगी, R3 में चली जाएंगी। मतलब आउटपुट का n R3 के n में चला जाएगा और आउटपुट का जो d है वो R3 के d में चला जाएगा। असाइनमेंट स्टेटमेंट ये काम कर देगी। तो अब मेरा रिजल्ट आ चुका है R3 में। अब मैं R3 की वैल्यू को शो कर लूंगा, शो वैल्यू, और ये मेरा मेन खत्म हो गया। तो बस मेन में जो मेन लॉजिक है मैंने वही उसको एग्जीक्यूट किया। जितना एल्गोरिथम्स थे वो सारे के सारे क्लास की डेफिनेशन में वन टाइम दे दिए। अब आप दूसरा देखो, मैं कहता हूं कि भाई मैंने R1 और R2 को जोड़ना था और रिजल्ट को R3 में डालना था। तो R3 को तो मैंने कर दिया, R3 इक्वल टू, यहां पर मैंने ऐड फंक्शन कॉल किया, R1 की मदद से किया और R2 को पास ऑन किया। यहां पर मैं ऐसे भी तो कर सकता था कि मैं R2 की मदद से ऐड फंक्शन कॉल करूंगा और R1 को पास ऑन करवा दूंगा। क्या दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। R2 ने ऐड फंक्शन कॉल किया, अब ये ऐड फंक्शन किसके घर का नौकर हो गया, R2 के घर का नौकर हो गया। इसके n और d को वो ओपन समझेगा, अपना समझेगा, और R1 जो है पास ऑन हो जाएगा। तो R1 की वैल्यू तो पास ऑन होने के बाद इस R में आ जाएगी और R2 की वैल्यू प्लेन n और d ट्रीट हो जाएगी।
तो रिजल्ट हमारा जो आउटपुट है वो आउटपुट का काम परफॉर्मेंस वैसे की वैसे, रिजल्ट वैसे का वैसे रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। दोनों की मल्टीप्लिकेशन ही तो हो रही है, n इसको मान लो और r डॉट डी इसको मान लो, इधर से d इसको मान लो और r डॉट n इसको मान लो। तो दोनों तरीके हैं, एक फंक्शन एक ऑब्जेक्ट कॉलिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, दूसरी ऑब्जेक्ट पास होकर पहुंच रही है। कुल मिलाकर तो इस फंक्शन को दो ऑब्जेक्ट चाहिए थी ऐड करने के लिए। बात यह है कि भी अब वो दोनों ऑब्जेक्ट इसको कैसे मिलेंगी। तो तरीका क्या लगाया कि भाई एक ऑब्जेक्ट को तो कॉल कर, एक ऑब्जेक्ट की मदद से तो इसको कॉल करवाएंगे, तो उसके घर पे तो उसका अधिकार हो ही गया, जिस घर का नौकर हो गया उसके घर में तो वो घुसेगा ही, यूज करेगा, वैल्यूज को एक्सेस करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक ऑब्जेक्ट तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट के तौर से उसको मिल जाएगी और एक ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट में पैरामीटर की वैल्यू के तौर पे, आर्ग्यूमेंट के तौर पे उसको पास हो जाएगी। तो इसको दो ऑब्जेक्ट मिलनी है, दो ऑब्जेक्ट मिल जाएंगी। एक तीसरा तरीका भी है, हमने दो ऑब्जेक्ट ही तो देनी है इसको, तो हम कहते हैं कि भाई मैं तो दोनों ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट के तौर पे दूंगा, ले लो भाई कोई बात नहीं, कर लो। रेट R1 रेट R2, दो ऑब्जेक्ट मैंने पास करवानी है इसको आर्गुमेंट के तौर पे, कर दो। रेट आउटपुट वैसे का वैसे ही है। अब ये जो n लिखा है, अब n का कोई काम नहीं है, क्योंकि n तो जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगी उसके घर का n होगा, लेकिन इसने उसके घर के n से कोई लेना देना नहीं है। ऐड किसको करना है? दोनों R1 और R2 को। तो यहां पर n से बात नहीं बनेगी, यहां पर तो R1 डॉट n और इधर R2 डॉट d और इधर R1 डॉट d और R2 डॉट n, ऐसा करना पड़ेगा। दोनों ऑब्जेक्ट्स को एज आर्ग्यूमेंट इनपुट के तौर पे आप इसको पास ऑन कर सकते हो और ये रिजल्ट दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर R1 R2 ऐसा करना पड़ेगा। तो ऐसा तो हम कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट जो ऐड करनी है दोनों आर्गुमेंट में पास ऑन करवा दें। लेकिन इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही, एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए। ऑब्जेक्ट की मदद से ही फंक्शन डॉट ऑपरेटर लगा के कॉल होगा। तो मैं यहाँ पर R1 डॉट एड R1 R2 भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर R2 डॉट एड R1 R2 भी लिख सकता हूँ और R3 डॉट एड R1 R2 भी लिख सकता हूँ। कॉलिंग ऑब्जेक्ट कोई भी यूज करूं उसका अंदर कोई यूज नहीं हो रहा, कोई यूज नहीं हो रहा। तो ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन ये मतलब ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। ऐसा करना एफिशिएंट नहीं है, ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। अननेसेसरी आप एक ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो एक मेंबर फंक्शन कॉल करवाने के लिए, जिसमें कि उस कॉलिंग ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है, उसका कोई काम नहीं है, उसकी किसी वैल्यू को वो यूज नहीं कर रहा। भाई नौकर तो आपने अपने घर का बना लिया, लेकिन काम वो दूसरे दो घरों के कर रहा है, तो उसकी क्या सेंस है? तो जिन दो घरों के काम करवाने हैं उनमें से किसी एक घर को तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज करो, मतलब एक घर का तो उसको नौकर बनाओ और दूसरे घर के ऑब्जेक्ट को, दूसरे घर के जो कमरे हैं उनको नाम से एक्सेस करवा लो। ठीक है? तो ये जो क्लासेज एंड ऑब्जेक्ट्स का मामला है, क्लास का,
ये आपको मैंने एक फंक्शन बनाकर हम मतलब कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे दिमाग लगा के, अब आपको मुश्किल होगी ये समझने में कि भाई ये जो ऐड फंक्शन बना दिया इसमें जो है ना क्या सोचा था कि भाई कौन सी ऑब्जेक्ट एक कॉलिंग ऑब्जेक्ट हो जाएगी, एक आर्गुमेंट के तौर पे हो जाएगी। तो आपको फर्स्ट टाइम ऐसा करने में, दिमाग लगाने में, सोचने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, आएगी। लेकिन जो इसका सार है, जो इसका निचोड़ है, वो आप ये समझो कि आपको बहुत सारे ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे। क्लासेज का काम जब आप करोगे प्रोग्रामिंग, तो आपको बहुत सारे ऑपरेशन करवाने हैं। ये तो सिर्फ एक ही ऑपरेशन है। आप इसके बाद एडिशन का है ये, फिर सब्ट्रैक्शन का भी बना सकते हो, मल्टीप्लिकेशन का बना सकते हो, डिवीजन का बना सकते हो। तो आपने कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, उस ऑपरेशन के लिए फंक्शन लिखना पड़ेगा। उस फंक्शन को लिखते हुए दिमाग में यही सोचना है कि भाई एक ऑब्जेक्ट तो मैंने कॉलिंग ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हो जाएगी, वो फंक्शन उसके घर का नौकर बन जाएगा। तो वो ऑब्जेक्ट तो उसको मिल गई, जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रही है उस ऑब्जेक्ट का डाटा तो उसके पास आ गया, और बाकी जितनी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑपरेशन लगना है उन ऑब्जेक्ट्स को इनपुट आर्गुमेंट के तौर पे आप इनपुट करवाओगे। पैरामीटर उसका जो हेडर है वो उसकी डेफिनेशन, प्रोटोटाइप वैसा ही क्रिएट करोगे। और रिटर्न अगर हो रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है कोई वैल्यू, तो भाई वो उसको रिटर्न टाइप लिखोगे, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है वो टाइप, और बाद में रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये फंक्शन का सिंपल यूज है। लेकिन फंक्शन के लिए बनाना कैसे होता है, फंक्शन वैल्यूज़ कैसे वो करनी है, वो थोड़ा सा दिमाग वाली बात है। वो मैंने आपको मॉडल समझाया है। भाई जिन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपने ऑपरेट करवाना है उनमें से एक ऑब्जेक्ट कॉलिंग ऑब्जेक्ट के तौर पे ट्रीट हो जाएगी, बाकी ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट के तौर पे उसको मिल जाएंगी। ठीक है, चलो कर दो बंद।